हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो चलिए क्विकली ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ फोकस हमेशा कॉन्सेप्ट पे रखें। इवन इफ अगर आप क्वेश्चन बहुत बढ़िया सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक एडिशनल चीज जो आपको वहां पता लगती है कैन बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हमें नहीं पता कि फाइनल एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो ज्ञान ही है जो हमें आगे लेके जाएगा, उसी पे फोकस करते हुए। बट बिफोर आई स्टार्ट, जो क्रैश कोर्सेज हैं उनके प्राइसेस स्लैश हो चुके हैं, तो आप जरूर जो है हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए, ईमेल आईडी से हमसे जुड़िए कि किस तरह की फीचर्स जो हैं आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस कोर्स का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो भी आपको कंटेंट भी दिया जाता है ना, क्लास में तो चलिए टीचर पढ़ा ही रहा है आपको, है ना, और बहुत ही डिटेल्ड क्लासेस हैं, लेकिन जो कंटेंट भी आपको मिल रहा है, एक एक लाइन दोस्तों फैकल्टी ने खुद क्यूरेट की है। बहुत ही रैंक ओरिएंटेड कोर्स है और डेफिनेटली आपको जो है प्रीलिम्स में मैक्सिमम स्कोर करने में दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल। तो आपको जरूर इससे जो है जुड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको क्विकली क्वेश्चंस दिखाती हूं। पहला क्वेश्चन है अबाउट मेजर फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन भी ओशनोग्राफी से है। आपने रिलीफ ओशियानिक रिलीफ यानी कि जो रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर है उसके बारे में पढ़ा होगा। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे एक सवाल है। यहाँ पे हम कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे हमेशा की तरह। ग्रेट लेक्स की बात करते हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी है इनमें से ग्रेट लेक्स कौन सी है। लेकिन यहाँ भी मैं डिस्कस करूंगी कि ग्रेट लेक्स की अगर एप्लीकेशन में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सिमिलरली आपको बताना है इनमें से जो लोकल विंड्स है उनसे जुड़े हुए दो ऑप्शन है, आपको उनमें से भी जो है इनकरेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी जो है हम थोड़ा सा डिटेल में जो है सॉल्व करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग द मेजर फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। पहला ऑप्शन कहता है मोस्ट ऑफ द फिशिंग ग्राउंड कहां होते हैं, वहां पे जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड होती है। दूसरा ऑप्शन है कि फिशिंग ग्राउंड्स वहां फॉर्म होते हैं जहां पे वार्म एंड कोल्ड ओशियानिक एटमॉस्फेरिक करंट्स जो है मीट करती है। ठीक है, तो ध्यान देना। अब कुछ सेकंड के लिए आप पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर क्या आता है, ओनली वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओशियानिक करंट होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक करंट नहीं होना चाहिए। राइट, अब सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से आपके बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स हैं। राइट, तो जहां भी कोल्ड और वार्म ओशन करंट मिलेंगे वो आपके बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होंगे। राइट, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, ओआशियो और क्रोशियो करंट जहां पे मिल रहे हैं, बेस्ट फिशिंग जोन। जहां पे आपकी लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिल रही है, बेस्ट फिशिंग जोन। सो होता क्या है कि जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मिलती हैं वो आइडियल सिनेरियो है फॉर फाइटोप्लैंक्टन्स टू ग्रो। राइट, तो होगा क्या, जहां फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे फिशेस भी बहुत बढ़िया होंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर, क्योंकि फिशेस का तो बहुत ही फेवरेट फूड कौन सा है, फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑल्सो एक मेंस का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ऐसा क्यों है कि जापान के पास और नॉर्थ अमेरिका के पास बहुत बढ़िया फिशिंग इंडस्ट्री है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो जो है करंट्स मिलती हैं, वार्म और कोल्ड, तो यहाँ पे आइडियल कंडीशन है फिशिंग ग्राउंड्स होने की। तो एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड भी आ जाए तो आपको लॉजिक पता, आप हमेशा आंसर कर लेंगे। तीसरा जो फिशिंग ग्राउंड है, ब्राजीलियन करंट मिलती है, यहाँ पे एडिशनल एक आप करंट बना लीजिए, फाकलैंड करंट। तो फाकलैंड करंट जहां भी आएगी वहां पे आपके बेस्ट फिशिंग जोन्स होंगे। तो ये तीनों ही दुनिया के आपके बहुत ही बढ़िया फिशिंग जोन्स हैं। इस बार में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है कि ओशन करंट्स फिशिंग इंडस्ट्री को कैसे जो है इन्फ्लुएंस करती है। तो आप लिखिए कि ओशन करंट्स ही तो है जहां वार्म और कोल्ड करंट मिलेगी वहां पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होंगे। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने ओशनोग्राफी पढ़ी है ना, आपने देखा होगा कि इन चार ओशन करंट्स के बीच का जो रीजन है, राइट, उसे आप सरगासो सी कहते हो। और ये जो आपकी मोशन बन रही है यहाँ पे, इसे आप गायर भी कहते हो। तो ये जो सरगासो सी है ये भी काफी काम है। अगर आप इसका पूरा इंटीरियर देखें तो जो ये काम रीजन्स होते हैं, यहाँ पे भी देखा जाता है कि फिशेस बहुत बढ़िया होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये भी आपके फिशिंग जोन्स बन जाते हैं। तो जब हम ओशियानिक करंट्स की बात करते हैं तो इन 3 पॉइंट्स को छोड़ के जो आपके बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स हैं, उनके अलावा आप सरगासो सी वाला पॉइंट भी वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि प्री की चीजों के साथ आपको मेंस की चीजों के बारे में भी बताया जाए। और यदि आपको क्वेश्चन आता है ना, और ओशियानिक करंट्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, तो एक और चीज होती है, जहां पर भी अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है, जहां पर भी अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे भी बहुत अच्छे फिशिंग जोन्स होते हैं। बेसिकली देखो बहुत सिंपल है कि होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको कई बार ये चीज बताई भी है कि अगर आप
पोल्स की बात करो और पोल्स के कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रॉपिक्स ले लेते हैं तो पोल्स पे वाटर बीइंग कोल्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा सिंक करता है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो गया। इस वॉइड को भरने के लिए ट्रॉपिक्स या जो इक्वेटोरियल जोन है वहां से पानी आता है। अब यहां से यहां पानी आया तो यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो गया। अब इस वॉइड को भरने के लिए पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। इसको आप बोलते हो अपवेलिंग ऑफ वाटर। अब दुनिया में जहां भी अपवेलिंग ऑफ वाटर होगी, चलो मैंने तो आपको एक एग्जांपल दे दिया कि अपवेलिंग का सिनेरियो क्या होता है। तो दुनिया में जहां जहां आप देखोगे अपवेलिंग होगी वहां वहां बहुत ही बढ़िया फिशिंग जोन्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब अपवेलिंग होती है ये अपने साथ बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं लेकर आते हैं और वो एक आइडियल सिनेरियो बनाते हैं कि वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया ग्रो हो सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो होता क्या है, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ जस्ट टू गिव यू रिमाइंडर। फाइटोप्लैंक्टन्स को ग्रो करने के लिए ना, मान लो अगर ये पूरा आपका ओशन है तो बिल्कुल ऊपरी जगह पे ही फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत बढ़िया फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए सनलाइट। तो होगा क्या कि सनलाइट तो एक स्पेसिफिक जोन तक ही पेनिट्रेट करेगी वाटर में। आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हो है ना कि सनलाइट एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही जो है पेनिट्रेट करती है, उसके नीचे पेनिट्रेट ही नहीं कर रही है। तो जहां जहां सनलाइट होगी अपर रीचेस में वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होंगे, बिकॉज सनलाइट आइडियल है उनके फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अच्छा, अब होगा क्या कि जहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा होगी ना, फाइटोप्लैंक्टन बहुत ही जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस करेंगे और जो अपर लेयर के न्यूट्रिएंट्स है ना उनको भी यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जहां भी सनलाइट एम्पल अमाउंट में है बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी यूज हो जाते हैं। अब गोइंग बैक टू दिस, जहां भी ऐसे सिनेरियो होंगे जहां पे अपवेलिंग बहुत बढ़िया है, यानी कि ऊपर से न्यूट्रिएंट्स नीचे के कोल्डर वाटर से न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स और बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्यों, इनिशियली क्या बोला था हमने कि क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, न्यूट्रिएंट्स भी यूज कर लिए। अब न्यूट्रिएंट्स एम्पल अमाउंट में आ गए नीचे से, तो क्या होगा, और बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस होगा एंड फाइटोप्लैंक्टन्स जो है और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है बढ़ेगी। और फाइटोप्लैंक्टन बीइंग द बेस्ट फिश फूड, वहां पे भी आपके क्या होंगे, बहुत बढ़िया फिशिंग जोन्स होंगे। तो जहां जहां पर आपकी ऐसी कंडीशंस बनेंगी कि अपवेलिंग होगी वहां भी बहुत अच्छे फिशिंग जोन्स होंगे। सो द नेक्स्ट टाइम दे आस्क यू कि कहां पर आपकी बेस्ट, कि किस तरह से ओशन करंट्स आपकी फिशिंग इंडस्ट्री को अफेक्ट करती हैं, तो आपका पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट आप लिखेंगे जहां पे भी वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलेगी फिशिंग इंडस्ट्री बनेगी। दूसरा लिखोगे आप सरगासो सी का एग्जाम्पल दोगे कि जहां पे भी काम वाटर होगा वहां भी फिशिंग इंडस्ट्री बढ़िया होगी। वो भी किसकी वजह से हो रहा है, ओशन करंट्स की वजह से। तीसरा आप बोलोगे जहां पे भी अपवेलिंग ऑफ वाटर होगी वहां पे भी बढ़िया फिशिंग इंडस्ट्री होगी, राइट। तो अब इसके बहुत अच्छे एग्जांपल क्या है, आप देखोगे पेरुवियन कोस्ट पे बहुत अच्छी फिशिंग इंडस्ट्री है। क्यों, बिकॉज अपवेलिंग ऑफ वाटर हो रही है। अब आप कहोगे अपवेलिंग ऑफ वाटर क्यों हो रहा है, ध्यान देना, अपवेलिंग ऑफ वाटर होने के लिए क्या होना चाहिए था, पानी इस पॉइंट से यहां कहीं और जाना चाहिए सो दैट यहां वॉइड क्रिएट हो और पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाए। अगर आप पेरुवियन कोस्ट की तरफ देखो, आप देखो यहां से पानी जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, तो बेसिकली यहां क्रिएट होगा वॉइड, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पे अपवेलिंग होगी, पानी नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। तभी हम कहते हैं कि पेरुवियन कोस्ट पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़िया फिशिंग इंडस्ट्री हो रही है। ऑल्दो आगे जाके आप पढ़ोगे एल नीनो ला नीना का भी इस पे इंपैक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने अपवेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है बता दिया वहां पे। तो देखिए क्विकली हमने एक मेंस का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो इन्हीं कुछ चीजों को आपने फोकस करना है और आप बहुत ही बढ़िया मार्क्स लोगे एग्जाम में। चलिए सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्यों बहुत ज्यादा हो रहा है ये फिशिंग इंडस्ट्री। अगेन अभी हमने डिस्कस किया, देखो ऐसा क्यों नहीं है कि कॉन्टिनेंटल ड्राइव्स या एबिसल प्लेन पे बहुत बढ़िया जो है फिशेस हो रही है। रीजन क्या है कि फिशेस के लिए आपको क्या चाहिए, फिश फूड यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स। और मैंने आपको बेसिक बताया भाई फाइटोप्लैंक्टन्स ने तो फोटोसिंथेसिस करना है, उन्होंने सनलाइट वाले जोन में ही रहना है। इसीलिए आप देखोगे कि जो इनिशियल जोन है कॉन्टिनेंट की, जो आगे वाला पार्ट है जिसे आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ कह रहे हो, है ना, ये जो जोन है यहाँ पे बहुत ज्यादा, इनकी डेप्थ तो बहुत ज्यादा नहीं है तो आप देखोगे यहाँ पे मेजॉरिटी जो है आपकी सनलाइट आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स इजीली जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तभी आप देखोगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास ही आपको जो है फिशेस बहुत ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं।
अब अगला क्वेश्चन क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये सीवर्ड एक्सटेंशन है कॉन्टिनेंटल प्लेट का, इसका ग्रेडियंट की वैल्यू दी गई है। फिर वो कह रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो एंड करता है बहुत स्टीप स्लोप पे जिसे शेल्फ ब्रेक कहते हैं, और बहुत सारे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आते हैं यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ फॉसिल फ्यूल भी मिलता है। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब यहाँ पे भी सीखने के लिए कुछ चीजें हैं। पहली चीज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, जो एक्सटेंशन है। कभी आप देखते हो कि समुद्र में आप बिल्कुल समुद्र का जो किनारा होता है, जो बीचेस होते हैं, वहां पे आप चल रहे होते हो और आप देखते हो कि चलते जा रहे पानी भी है पर हम चल पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पानी के ऊपर चल पा रहे हो, इट इज जस्ट दैट वो जो रीजन है वहां पे अभी वाटर है। हो सकता है आप यहाँ चल रहे हो और आप आगे जाके एकदम से गिर जाओ। क्यों गिर जाओगे? क्योंकि पानी गहरा हो गया। आप यहाँ से चलना शुरू करोगे तो काफी हद तक आप जो है समुद्र में बीचेस पे चल सकते हो। क्यों? क्योंकि शेल्फ एक्सटेंड हो रही है। अब आप कहोगे शेल्फ क्यों एक्सटेंड हो रही है? देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं पर आप सिंपल तरीके से समझो। आप आज इसे देख रहे हो ना, हो सकता है कभी ये पानी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, है तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही। हो सकता है कि पानी इवेंचुअली बहुत लेट यहाँ पे सी लेवल राइज हो गया, पानी यहाँ पे आ गया, ये भी तो हो सकता है। तो ध्यान रखना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बनने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये क्या है, एक जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके बनने के बहुत रीजंस हो सकते हैं। आपने याद रखना है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, ये सीवर्ड एक्सटेंशन है किसका, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जहां पे भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये देखो ब्रेक पॉइंट, राइट। तो शेल्फ ब्रेक, क्या बताया मैंने आपको कि शेल्फ क्या होती है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ करती है वो एंड करती है बहुत ही स्टीप स्लोप पे। जहां ये एंड करेगी उसको आप क्या कहते हो, शेल्फ ब्रेक कहते हो। ऑल्सो अब देखो बहुत सिंपल सा रीजन है, कभी कभी क्या होता है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की भी जो है हाइट बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ेगी? अब बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लो पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं। अब जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो कि मेजॉरिटी रिवर्स जो है आके इसी कोस्ट पे गिरती है ना, ईस्टर्न कोस्ट पे गिरती है। तो क्या होगा, ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाएंगी, और जैसे जैसे सेडिमेंट्स लाएंगी, सेडिमेंट्स कहाँ सेटल होंगे, आपकी क्रस्ट के लास्ट वाले पार्ट में ही तो सेटल होंगे, जो आपकी शेल्फ बन जाती है। तो होगा क्या, बहुत सारे रिवर्स आके अपने साथ यहाँ पे सेडिमेंट्स ले आती है, राइट। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। अब वो सेडिमेंट जब सेट होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, क्रस्ट को भी और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेडिमेंट्स जो है इकट्ठे होते रहते हैं। अब क्या होगा, सेडिमेंट्स की वजह से क्या होता है, अब आपको पता है सेडिमेंट एक दिन में तो नहीं बने, बहुत सालों में बने हैं। तो लेयर बाय लेयर बाय लेयर सेडिमेंट्स जो है यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं, और कई बार इन सेडिमेंट्स में जो है बहुत समय तक चीजें रह के क्या हो जाती हैं, फॉसिलाइज्ड हो जाती हैं। तभी आप देखते हो इनमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी मिलते हैं। इसीलिए देखो वो कह रहे हैं कि जब ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब वहां पे ओवर द इयर्स, ओवर अ लॉट ऑफ इयर्स, ये चीजें फॉसिल फ्यूल में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको साथ में बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी बताती हूँ। कभी भी आप ओशन फ्लोर पढ़ते हो ना, आपको ये डायग्राम दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। एक तरफ आप देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत दूर तक जा रही है, और दूसरी तरफ देखो तो सडनली ट्रेंच आ गया, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ध्यान देना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी ना डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या थी, कॉन्टिनेंट की आगे की एक्सटेंशन ही है। अब मान लो ये है, इसका कॉन्टिनेंट का एक्सटेंशन बहुत आगे जाके हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही ये कॉन्टिनेंट खत्म हुआ, देखो यहाँ पे प्लेट आ गई, यानी कि दो तरह की प्लेट्स कन्वर्ज हो गई। तो होता क्या है, ध्यान देना, मान लो कि एक ओशियानिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करी, तो क्या होता है, ओशियानिक प्लेट बीइंग डेंसर नीचे की तरफ आ जाती है। जब भी ओशियानिक प्लेट बीइंग डेंसर नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे क्या बनते हैं, आपने पढ़ा होगा, ट्रेंचेस बनते हैं। तो हर कॉन्टिनेंट के आसपास कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ी होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा जोन है। अगर तो प्लेट का कन्वर्जन जोन बहुत दूर है उससे, तो आप देखो शेल्फ कितनी लंबी है, कि कॉन्टिनेंट से लैंड कितना लंबा जा रहा है, राइट। आप देखिए यहां से कॉन्टिनेंट कितना लंबा जा रहा है, प्लेट मार्जिन से तो कितना दूर है, राइट। लेकिन इन सर्टन सिनेरियोज क्या होगा कि कॉन्टिनेंट की खत्म होते ही आपकी जो है
कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग प्लेट जो है एग्जिस्ट करती है, कन्वर्जिंग प्लेट टू बी वेरी प्रिसाइज। अब जैसे ही साउथ अमेरिका के पास चाइल्ड कोस्ट के पास कन्वर्जिंग प्लेट हुई तो क्या होगा, वहां पे दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही है, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जब भी ऐसा होगा यहाँ पे क्या बनेगी, ट्रेंचेस बनेंगी। तभी आप देखो कि कुछ कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बहुत पास ट्रेंचेस बनी होती हैं, जो कि ये वाला सिनारियो है, जो कि कॉन्टिनेंट के जस्ट बाद ही प्लेट जो है कन्वर्ज हो गई, यहां पे क्या बन गई, ट्रेंचेस बन गई। दूसरा सिनारियो क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइडर होती जा रही है, ट्रेंच आने में बहुत समय। क्यों ट्रेंच आने में बहुत समय, बिकॉज आप देखो कि जो दो प्लेट्स के टकराने वाला जोन है वो कितना दूर है इस पर्टिकुलर ट्रेंच से। और ये भी देखो आप, एक और चीज भी बताती हूँ, कई बार सिनारियो क्या होगा, ये एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और बीच में आपकी मिड अटलांटिक रिज है, यानी कि डाइवर्जिंग जोन है। मिड अटलांटिक रिज क्या होती है, जो मिड ओशियानिक रिजेस क्या होती हैं, जहां भी आपकी प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं, वहां पे जब वोल्केनो बाहर आता है तो क्या होगा, इवेंचुअली वोल्केनो सेटल होगा, तो छोटे छोटे वोल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं। तो क्या होता है, ये मिड अटलांटिक रिज बन जाती है। तो आप देखो, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐसी है जहां पे ट्रेंच है। ट्रेंच कहां होगी, जहां पे बिल्कुल ही आपकी प्लेट्स कन्वर्ज कर रही होंगी, फॉर एग्जांपल चिले कोस्ट के आसपास। दूसरा एग्जांपल देखो कि बीच में आपकी मिड ओशियानिक रिज है, दोनों तरफ आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। फॉर एग्जांपल ये देखो कि दो तरफ से कॉन्टिनेंट का शेल्फ है, बीच में आपकी मिड अटलांटिक रिज है। तीसरा एग्जांपल देखो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ही लंबी है, राइट। ये लंबी कब होगी, जब आपकी प्लेट का डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग जोन क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ना सबसे पहले पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के जहां भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड होगी वहीं बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होंगे। तो अब आप सोचो कि जहां पे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देखो मैं आपको दिखाती हूं, जहां तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पास ही है वहां तो देखो ट्रेंचेस आ गई, तो वहां पे तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। बेस्ट पॉसिबल फिशिंग ग्राउंड कहां होगा, जहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस करेंगे, बहुत सारे फिशेस आएंगे अपना फिश फूड के पास, और वहां पे बेस्ट फिशिंग जोन जो है हो सकते हैं। ठीक है जी, समझ आया, याद रहेगा। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, यही चीज हम प्री क्रैश में भी कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं ना कि आप सवाल कभी गलत करेंगे ही नहीं, और चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। रादर ना प्रीलिम्स एक ऐसा टाइम है जो एटलीस्ट ज्योग्राफी के लिए तो ना आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करते हो, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो जाए ना, आप मेंस में कभी सवाल गलत नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स। 5 आपको लेक्स दी हुई है, लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी एंड ओंटारियो, और आपका करेक्ट ऑप्शन है all of the above. All 5 are the part of Great Lakes. Now यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी ना आपको क्वेश्चन आता है किसी भी लेक की या ऐसी सिग्निफिकेंट चीजों की सिग्निफिकेंस पे, है ना। तो फॉर एग्जांपल ग्रेट लेक्स की सिग्निफिकेंस आएगी तो आप बोलिए वर्ल्ड का बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर इस लेक में मिलता है, आसपास के जोन्स में बहुत ज्यादा इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन में भी ये जो है हेल्प करती है। और बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिनारियोज आप देखोगे डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, हैबिटेट जो है बहुत ज्यादा स्पीशीज का है ये लेक। ऑल्सो आप देखोगे लोरेंशियन क्लाइमेट के लिए बहुत बढ़िया जो ये है। अब कैसे, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, मैंने शायद आपको प्रीमिक्स में पहले बताई भी है कि यहाँ से जो है वेस्टर्लीज आती है, ये वेस्टर्लीज का जोन है। अब किसी भी कॉन्टिनेंट में मान लो ये ईस्टर्न मार्जिन है, ये वेस्टर्न मार्जिन है, और मान लो वेस्टर्ली जो वेस्टर्न मार्जिन से आ रही है मॉइस्चर लेके आती है इस तरफ। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, जब भी वेस्टर्लीज आएंगी, कहीं भी जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, जिस कोस्ट पे तो वो आ रही है वहां तो बहुत बारिश करेंगी, लेकिन जितना जितना दूसरे कोस्ट पे पहुंचेंगी, बाय द टाइम दे रीच दैट कोस्ट, मेजॉरिटी मॉइस्चर आपका कॉन्टिनेंट में शेड हो चुका होता है। अब लोरेंशियन क्लाइमेट में क्या होता है, जो आप क्लाइमेट टाइप्स पढ़ते हो, जब यहाँ से वेस्टर्लीज आ रही हैं तो टेक्निकली उनको वेस्टर्न मार्जिन पे ही जो है बारिशें करनी चाहिए, लेकिन वो ईस्टर्न मार्जिन पे भी बारिशें करती हैं। ये रूल ही अप्लाई नहीं हो रहा वहां। क्यों नहीं हो रहा, वहां पे एक्सेप्शन है, क्योंकि जब वेस्टर्लीज आ रही होती हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं आपके ग्रेट लेक्स, तो ये आते हुए तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेडन नहीं होती, लेकिन जब ये ग्रेट लेक्स पे पहुंचती हैं वहां पे मॉइस्चर लेके ये ईस्टर्न कोस्ट पे क्या करती है, बारिशें करती हैं। तो कभी भी अगर आपको ग्रेट लेक्स की सिग्निफिकेंस पे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको कंसेप्चुअली लोरेंशियन क्लाइमेट से भी जोड़ना है।
ठीक है। तो ये तो बहुत लोग लिख सकते हैं कि लेक्स है, ऑफ कोर्स इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेश वाटर होगा, लेकिन ये वही लिखेगा जिसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। ऑल्सो अगर आपको लॉरेंशियन क्लाइमेट नहीं पता है तो आप जो है इस लेक्चर को देखिए, पूरा का पूरा विदिन 20-21 मिनट्स जो है हमने लॉरेंशियन क्लाइमेट जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको पढ़िए और आप देखिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड इनकरेक्टली। तो मिस्ट्राल और ब्रिकफील्डर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है क्या। तो जिनको नहीं पता, ये आपकी लोकल विंड्स है, राइट। तो इनको आप पढ़िए और आपका करेक्ट आंसर क्या है, नाइदर वन नॉट टू, दोनों ही आपकी करेक्ट है। देखो अब दो चीजें आपने याद रखनी है, मिस्ट्राल जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है वायलेंट विंड मानी जाती है, राइट। और वायलेंट क्यों मानी जाती है आप मुझे बताओगे कमेंट में, बिकॉज ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो है बहती है। तो आप मुझे दो रेंजेस का नाम जो है जरूर बताएं। और ना इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर दी वाइन या जो यहाँ पे है या जो ग्रेप्स की रैपनिंग है, बिकॉज बहुत ही वायलेंट विंड होती है, राइट। ब्रिकफील्डर, अब ब्रिकफील्डर कैसे याद रहेगा, न्यूजीलैंड में आप देखो ये इसकी डायरेक्शन देखो, ये लैंड से सी की तरफ आ रही है, लैंड से सी की तरफ आएंगी तो ऑफ कोर्स जो है बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेडन तो नहीं होंगी। और आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है, तभी आप देखते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वेजिटेशन भी ऐसी है, डेजर्ट्स भी आप देखते हो यहाँ बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ही ड्राई विंड्स भी होंगी यहाँ पे। और ना आप देखो कि ड्राई होने की वजह से ही यहाँ पे क्योंकि वेजिटेशन ऐसी है तो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स भी देखी जाती है। तो यूजुअली ना जब फॉरेस्ट फायर पे क्वेश्चन आता है तो हम लिखते हैं कि ये जो है ह्यूमन मेड कंडीशंस हैं, क्योंकि ह्यूमंस आग जला लेते हैं, बंद नहीं करते। यस, ऐसे रीजंस हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है ये, जिसकी वजह से वेजिटेशन इस तरह की है कि हल्की सी चिंगारी से भी वो इजिली फैल जाती है, ठीक है। चलिए हाँ जी, एक और कभी कभी ना हमें क्वेश्चन आता है कि लोकल विंड्स की एप्लीकेशन की बात कीजिए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है यहाँ पे आपकी एक विंड होती है चिनूक, ठीक है, मैं आपको दिखाती भी हूँ चिनूक। तो होता क्या है यहाँ पे, अब टेक्निकली अगर हम बात करें, हम ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की बात करें। अब ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट क्या होता है, ये जो है आप देखेंगे कूल टेम्परेट रीजन्स में, वेस्टर्न मार्जिन्स में पाया जाता है एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड में। अब इसमें यूजुअली क्या होता है, जैसे कि इन रीजन्स में होता है, यहाँ से वेस्टर्लीज आती हैं और डायरेक्टली कोस्ट पे रेनफॉल करती हैं, तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है यहाँ पे वेस्टर्लीज से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वेस्टर्लीज से बहुत ज्यादा रेनफॉल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके माउंटेन रेंजेस हैं, रॉकी माउंटेन रेंजेस। तो होता क्या है, जिसकी वजह से वेस्टर्लीज जो है आती तो है मॉइस्चर लेडन विंड्स के साथ, लेकिन वहां हो जाती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। और ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से क्या होता है, पहाड़ के एक तरफ बारिश होगी और जब दूसरी तरफ विंड्स जाएंगी तो बहुत ही ज्यादा ड्राई विंड्स होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक पूरा क्लाइमेट टाइप जो कि वेस्टर्न मार्जिन्स पे, कूल टेम्परेट मार्जिन्स पे, वेस्टर्न मार्जिन्स पे होना चाहिए था, वो क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पे वेस्टर्लीज बहुत ज्यादा रेनफॉल कर रही हैं टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, और यहाँ पे वेस्टर्लीज किस तरह की रेनफॉल कर रही हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल कर रही हैं। तो कभी भी आपको लोकल विंड्स की एप्लीकेशन पे कोई क्वेश्चन आए तो आप जरूर लिख सकते हैं। अच्छा, यूपीएससी मेंस में ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि माउंटेन रेंजेस, ठीक है, कि माउंटेन रेंजेस जो है लोकल वेदर को कैसे इंपैक्ट करती हैं, राइट। अब वहां पे हम माउंटेन रेंजेस सोचते रह जाते हैं, लेकिन हमें सोचना होता है लोकल विंड्स। क्या आपको नहीं लगता, आप रॉकी का एग्जांपल दे सकते हैं कि रॉकी माउंटेन्स की वजह से वेस्टर्लीज जो आ रही थी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल करती हैं, बाय द टाइम दे रीच द अदर साइड रेनफॉल बहुत ज्यादा होती ही नहीं, और क्योंकि पूरा मॉइस्चर यहाँ शेड हो चुका होता है, ये विंड्स ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पे राइट बहुत ही ज्यादा स्नो होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि, या बहुत ज्यादा ठंड होनी चाहिए, बिल्कुल स्नो होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि पोल से यहाँ पे ठंडी हवाएं आ रही हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ड्राई विंड ये ठंडी हवाओं पे जाती हैं तो उस स्नो को पिघला देती हैं, इसीलिए इसे स्नो ईटर भी कहते हैं। रैंचेस के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है चिनूक को। तो कभी भी अगर आपको माउंटेन रेंजेस पे क्वेश्चन आए, आपने लोकल विंड्स के बारे में सोचना है। तो बस यही चीजें हैं जो हम अपने हर कोर्स में करते हैं, चाहे 2024 का कोर्स हो, प्री क्रैश हो, कि इन चीजों पे हमने जरूर फोकस करना है। चलिए, अगर आप ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट को समझना चाहते हैं, देयर इज अ वीडियो, आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है दैट हैज श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज।
अब जिस साल ये क्वेश्चन आया था द हिंदू में पूरा आर्टिकल आया था अराल सी पे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? अराल सी। तो अराल सी को ना जब हम पढ़ाते भी हैं तो ये अगर आप इसका डायग्राम भी देखें श्रिंक होता जा रहा है। आप देखिए ब्लू रीजन कितना ज्यादा श्रिंक होता जा रहा है, तो श्रिंक भी हुआ है, एरिया कम हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके पानी को डाइवर्ट किया गया है फॉर अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। दूसरा, इसकी डेप्थ भी बहुत ज्यादा कम हुई है। इसके कंपैरिजन में अगर हम लेक बैकाल की बात करें तो लेक बैकाल में वाटर लेवल एक्चुअली कम हुआ है, लेकिन जो श्रिंकेज का प्रॉब्लम है अराल सी जैसा वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली ड्राई अप हो गया, वहां पे वाटर लेवल क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है जी, तो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप हमने कुछ नई चीजें सीखी हैं, और नई से ज्यादा जरूरी है कि चीजों को कनेक्ट करना सीखें। तो हर प्रीमिक्स में हम यही कोशिश करते हैं कि कुछ नया सीखें, कुछ कनेक्शंस बनाना सीखें, इंटरलिंकेजेस करें। तो आई होप द सेशन वाज यूजफुल टू यू। ऑल द बेस्ट दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय।